हर बार मैं आपके लिए क्राइम की नई नई कहानियों को लेकर के आता हूँ और जब भी मैं इन कहानियों के लिए रिसर्च करने के लिए बैठता हूँ, इन कहानियों को खोजने के लिए बैठता हूँ, तो जो मैं कहानियों को निकालता हूँ और उसके बारे में स्टडी करता हूँ, तो उस समय मेरा यही पर्सपेक्टिव होता है, यही माइंडसेट होता है कि भाई इससे खौफनाक कहानी और इससे ख़राब कहानी मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन फिर मैं अगली वीडियो के लिए जब रिसर्च करने बैठता हूँ तो फिर कुछ ऐसी क्राइम की स्टोरी निकल के आती है जो कि पिछले वीडियो से भी ज़्यादा खौफनाक थी। तो मतलब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर के आया हूँ वो हो सकता है कि जो मैंने पिछली वाली स्टोरी आपको बताई हो उससे भी ज़्यादा खौफनाक हो। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये स्टोरी अभी हाल की ही है, रिसेंट की ही है और इसको लेकर के अभी मतलब मामला लंबा चलने वाला है। लेकिन क्या कैसे चीज़ें हुई हैं और कैसे एक रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर ने अपनी पत्नी का खून किया और खून करने के बाद जो वजह थी वो बहुत चौंकाने वाली थी, और उसके बाद उनकी लाश को किस तरीके से उन्होंने डिस्पोज किया, उस इंसान का माइंडसेट किस तरीके से रहा, मतलब एक बहुत ही खौफनाक कहानी है ये। और आज के आने वाले 8 से 10 मिनट के अंदर इस कहानी को मैं आप सभी को नरेट करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय को जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना अराउंड करती है हैदराबाद के, जहाँ आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, और इसी हैदराबाद में रहते हैं गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज तरार, बढ़िया एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। बचपन से ही आर्मी में जाने का इनका सपना था, इनका सपना पूरा भी हुआ। इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया, मतलब जब आर्मी इन्होंने ज्वाइन की घर वाले परिवार वाले सब बेहद खुश थे। तकरीबन साल 2012 में इनके घर वालों ने सोचा कि अब लड़का सेट हो गया है, बढ़िया तरीके से नौकरी भी कर रहा है, तकरीबन कई साल इसको आर्मी में नौकरी करते हुए हो भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसके हाथ पीले कर दिए जाएं, अब इसकी शादी करा दी जाए। तो उस दौरान साल 2012 में इनकी शादी पी वेंकटम माधवी से करा दी जाती है। शादी काफ़ी धूमधाम से होती है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रेम भी था शादी के बाद, जिसका नतीजा ये रहा कि इन दोनों के आगे चल करके 2 बच्चे भी हुए। यानी कि एक जैसे कि कह सकते हैं एक सुखी परिवार होता है, एक छोटा संपन्न परिवार होता है, ठीक इनका भी वैसा परिवार था। पी वेंकटम माधवी जो कि वाइफ थी गुरुमूर्ति की, वो अपने परिवार वालों से यानी कि अपने मायके से काफ़ी ज़्यादा अटैच महसूस करती थी, काफ़ी ज़्यादा उनका लगाव था, जो कि ऑब्वियसली एक लड़की का अपने माता पिता को लेकर के होता भी है और होना भी चाहिए। अब जो है वो आर्मी की नौकरी कर रहे थे। साल 2020 में आकर के जो गुरुमूर्ति है वो अपनी सर्विस से रिटायर होते हैं। वो जब रिटायर हुए थे तो उस समय नायब सूबेदार की वो पोस्ट पर थे, काफ़ी अच्छी उन्होंने सर्विसेज दी थी भारतीय सेना को, और उसके बाद वो रिटायर हुए थे। अब वो एक नौकरी की तलाश में थे और उनको एक बेहतर नौकरी मिली भी। DRDO मतलब जो कि भारत के लिए जितने भी खुफिया तंत्र बनाने होते हैं, यंत्र बनाने होते हैं, उनका जिम्मा दिया जाता है DRDO को। तो DRDO के लिए उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर का, या सिक्योरिटी आप कह सकते हैं देख रेख करने वाले शख्सियत के तौर पर उनको चुना गया। वो वहाँ की सिक्योरिटी का देख रेख करते थे और ये जिम्मा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि थोड़े से विश्वसनीय हो, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर हो। और गुरुमूर्ति इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे थे, क्योंकि वो इंडियन आर्मी का हिस्सा रह चुके थे, तो उनके ऊपर DRDO ने भरोसा जताया था। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस घटना की शुरुआत होती है तकरीबन 16 जनवरी के आसपास। ये वो समय था जिससे तकरीबन 2 दिन पहले पूरे भारत ने मकर संक्रांति मनाई थी। और मकर संक्रांति जो साउथ के इलाके हैं, भारत के दक्षिण का इलाका है, उसके अंदर पोंगल के नाम से मनाया जाता है। और वहाँ पे ये मानिए कि मकर संक्रांति जैसे हम लोग नॉर्थ साइड में मनाते हैं, दही चूड़ा खा करके, खिचड़ी खा करके, तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं मनाया जाता। वहाँ पे एक दिन की मकर संक्रांति नहीं होती है, वहाँ पे पोंगल एक कह सकते हैं सिलसिलेवार तरीके से मनाया जाता है। एक लंबे समय तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, तकरीबन 6-7 दिनों का वहाँ पे रिचुअल होता है और काफ़ी बेहतरीन ढंग से वहाँ पे इसको मनाया जाता है। और इसकी मान्यता भी काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी फेस्टिवल के लिए अपने घर जाए ना जाए, लेकिन पोंगल के लिए ज़रूर छुट्टी लेकर के अपने घर जाते हैं। तो जितनी भी लड़कियां होती हैं वो कोशिश करती हैं कि इस त्यौहार को अपने परिवार के साथ मनाया जाए, और यही चीज़ हुआ था गुरुमूर्ति के परिवार में भी। गुरुमूर्ति की वाइफ पी वेंकट माधवी ये चाहती थी कि वो
ये त्योहार अपनी मायके में जाकर के मनाएं, अपने माता और पिता के साथ जाकर के मनाएं। ठीक यही चीज़ उनके बच्चे भी चाहते थे कि वो इस त्योहार को अपनी मौसी के साथ जाकर के मनाएं। तो मतलब अपनों के साथ जाकर के, जहाँ वो थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं, जहाँ उनको अच्छा लगता है, वहाँ जाकर के इस त्योहार को मनाया जाता है। तो होता ये है कि 16 जनवरी को बहस होती है गुरुमूर्ति और पी वेंकट माधवी यानी कि पति और पत्नी के बीच में। दरअसल बहस इस मुद्दे को लेकर के थी कि गुरुमूर्ति इनकार कर रहे थे पी वेंकट माधवी को कि आप अभी अपने मायके मत जाओ। उन्होंने उनको इनकार कर दिया कि आप नहीं जाओगे, और सीधे सीधा गुरुमूर्ति का कहना था कि इसको लेकर के मुझे कोई भी बहस नहीं सुननी है। तो पी वेंकट माधवी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को तो आप भेज दो। तो बच्चे जो हैं उस दिन अपने मौसी के यहाँ पे यानी कि पी वेंकट माधवी के बहन के यहाँ पे, जो कि हैदराबाद में ही रहती थी, उनके घर पे चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। क्यों? पोंगल मनाने के लिए। अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, चूंकि 16 तारीख को पी वेंकट माधवी ने अपने फैमिली से बात भी नहीं की थी, यानी कि अपने मायके में अपनी माता और पिता से बात भी नहीं किया था। 17 तारीख हो जाता है तो उधर से घर वालों को कॉल आने लगता है पी वेंकट माधवी के, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम हुआ था पिछले 12-13 सालों में जब से उनकी शादी हुई थी कि माधवी ने अपने माता पिता से किसी भी दिन बिना बात किए हुए वो रही हो। वो लगातार काफ़ी ज़्यादा अटैच थी, जैसा कि मैंने अपने बताया, अपनी फैमिली वालों के साथ, माता पिता के साथ। तो लगातार उनके फैमिली वाले भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते थे उनको लेकर के। तो एक दिन बात नहीं हुई तो चलो लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, बिजी होगी, त्योहार का समय है। 17 तारीख को भी पूरे दिन माधवी की तरफ से कोई भी संपर्क नहीं होता है। अब परिवारजन थोड़े से और चिंतित हुए इसको लेकर के। उन्होंने उनके हस्बैंड गुरुमूर्ति को कांटेक्ट किया। तो गुरुमूर्ति ने बताया कि हम दोनों में बहस हो गई थी और वो घर से निकल के कहीं चली गई। अब ये सब सुन के परिवार वाले थोड़े से चिंता में जरूर पड़े, लेकिन फिर बात ये आई कि भाई पति और पत्नी के बीच का मैटर है, हो सकता है कि कुछ समय बाद जाकर के ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाए, वापस आ जाए वो। अब अगला दिन आता है, 18 तारीख आती है, 18 जनवरी आता है, और एकदम से जो पी वेंकट माधवी है उसके माता पिता हैदराबाद उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि यार हमारी बेटी आखिर है कहाँ, इसका थोड़ा हम पता लगाएं, देखें, खोजबीन करें। तो गुरुमूर्ति वहाँ पे घर पे उनको मिलता है, और इसके अलावा कोई भी घर में उस समय था नहीं, क्योंकि बच्चे अपनी मौसी के यहाँ पे गए हुए थे और पी वेंकट माधवी का कोई भी अता पता नहीं था कि आखिर वो है कहाँ। अब बात ये उठती है कि भाई आखिर वो कहाँ गई। अब उसके जान पहचान के दोस्तों से, परिवार वालों से, आस पड़ोस सबसे पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिलता कि आखिर माधवी कहाँ पर गई हैं। अब पुलिस के पास जाया जाता है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। अब 18 से 19 तारीख हो चुकी थी और अभी भी माधवी का कोई भी पता नहीं चला था। पुलिस अभी भी इसको लड़ाई झगड़े के नजरिए से ही देख रही थी कि पति पत्नी के बीच का मैटर है, हो सकता है कि वो नाराज होकर कहीं चली गई हो, कुछ दिन बाद वापस लौट आएगी। एक एक दिन करके समय बीतता जा रहा था। अब 20 तारीख आ चुकी थी, तकरीबन 48 घंटे हो चुके थे जब उनके माताजी, माधवी की माताजी और पिताजी गुरुमूर्ति के घर पर आ चुके थे, और कहीं ना कहीं चीज़ें अब थोड़ी सी मुश्किलों में दिखाई दे रही थी। हर कोई बहुत ज़्यादा कंसर्निंग था, हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान था लेकर के कि भाई माधवी आखिर गई तो गई कहाँ। अब 21 तारीख आ चुका था और कहीं ना कहीं अब चीज़ें थोड़ी सी तब्दील होना शुरू हो चुकी थी, थोड़ी सी सीरियस अख्तियार होना शुरू हो चुकी थी। अब कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने तय किया कि भाई इस मामले की जांच थोड़ी सीरियस तरीके से की जाए, जिस तरीके से लाइटली इन चीज़ों को ली जा रही है उसको वैसे ना लिया जाए। पुलिस की एक टीम डिसाइड करती है कि अब हम लोग सीसीटीवी कैमरा निकालेंगे। जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं वहाँ का सीसीटीवी कैमरा निकाला जाता है, और उस कैमरे में एक चीज़ दिखाई देती है कि जिस दिन की यह बात हो रही है 16 तारीख की, उस दिन माधवी निकलती तो है अपने घर से कहीं जाने के लिए, लेकिन थोड़े समय बाद वो वापस अपने घर में चली जाती है और उसके बाद वो अपने घर से निकलती ही नहीं है। तो मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था उस सीसीटीवी कैमरा में। अब चूंकि उस समय ना उनके घर में बच्चे थे, सिर्फ और सिर्फ अकेला गुरुमूर्ति ही था, वही एक्स आर्मी ऑफिसर, एक रेप्यूटेड पर्सन समाज की नज़र में। तो उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। पहले तो काफ़ी लाइट नोट पे नॉर्मल सवाल जो कि पहले दिन से उनसे पूछे जा रहे थे पुलिस के द्वारा। 18 तारीख को भी पूछा गया, 19 को भी पूछा गया, 20, 21 और अब तकरीबन 22 तारीख आ चुका था। तो वही चीज़ उनसे लगातार पूछा जा रहा था और उनका जवाब कहीं ना कहीं सेम ही था कि भाई मुझे नहीं पता, लड़ाई हो गई, चली गई। और अब जब उनको कैमरे की फुटेज दिखाई गई तो इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं उनके जवाब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए थे।
यानी कि जो जवाब वो 18 तारीख को दे रहे थे, आज के जवाब उनके 18 तारीख के जवाब से मैच नहीं हो रहे थे। जो जवाब उन्होंने 19 को दिए थे उस जवाब में और आज के जवाब में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा था। तो पुलिस ने थोड़ा और फोर्स किया, थोड़ा और दबाव डाला जानकारी निकलवाने के लिए, तब जा करके चीज़ें उगलनी शुरू कर दी। किसने? गुरुमूर्ति ने। गुरुमूर्ति एक आर्मी ऑफिसर था, चूंकि तो ज़्यादा देर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने चीज़ें एक एक करके खोलनी शुरू कर दी। उसने पुलिस वालों को कहा चलो ठीक है मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो। वो उनको लेकर के अपने घर पहुँचता है और उनको सीधे किचन में लेकर के जाता है और किचन में ले जा करके वो उनको एक बड़ा सा कुकर दिखाता है और उसके बाद कहता है कि माधवी को मैंने आखिरी बार यहीं पे देखा था। अब ये चीज़ सुनने के बाद सोचिए, आपको कोई एक कमरे में लेकर के जाए, किचन में लेकर के जाए और आपको ये कहे कि भाई इस शख्स को मैंने आखिरी बार इसके अंदर देखा था, तो आपकी क्या हालत होगी? क्या आपकी हालत ख़राब नहीं होगी? क्या आप डरोगे नहीं? सेम चीज़ उस समय पुलिस वालों के साथ हुआ था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान कह रहा है। फिर भी थोड़ी हिम्मत की वहाँ पे जो 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे थी, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा रुको समझाता हूँ, इससे पहले कहाँ थी पहले वो बताता हूँ। वो उनको फिर बाथरूम में लेकर गए, उसको वहाँ पे दिखाया और कहा कि उससे पहले मैंने उसको वहाँ पे देखा था। अब पुलिस वाले भाई एकदम सत्ते में कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये कहानी कौन सी बता रहा है, क्योंकि ना पुलिस वालों को ये चीज़ समझ आ रही थी, ना वहाँ पे आस पड़ोस के जो 1-2 लोग थे उनको ये चीज़ समझ आ रही थी। अब उसने बोला कि चलो अब मैं तुमको कहानी बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ और मैंने आखिर माधवी के साथ किया तो क्या किया। दरअसल 16 जनवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने कहानी सुनानी शुरू की कि 16 तारीख की बात थी, पोंगल का समय था। वो जिद कर रही थी कि उसे अपने मायके जाना है, मायके जाना है, मायके जाना है। मैंने उसको लगातार इनकार किया। फिर उसने मेरे से एक चीज़ कही कि चलो ठीक है मुझे नहीं जाने दे रहे हो तो कम से कम बच्चों को तो जाने दो। तो बच्चों को मैंने जाने दिया। उसकी बहन यहीं पे हैदराबाद में ही रहती है और वहाँ पे बच्चे जो है पोंगल मनाने के लिए चले गए और उससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी, मैंने उनको जाने दिया। लेकिन अब बच्चों के जाने के बाद इन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था पति पत्नी वाला, इसने काफ़ी सीरियस रुख अख्तियार कर लिया। अब दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और गुरु ने बहुत ज़ोर से माधवी का गला दबाया। उसका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, लेकिन फ्लो में लड़ाई में उसने उसका गला इतनी ज़ोर से दबा दिया कि उसकी ऑन द स्पॉट ही जान निकल गई। अब जब होश आया गुरुमूर्ति को तो उसको पता चला कि भाई उसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है, कितना बड़ा अपराध कर दिया है। अब कोई अपराधी अपराध कर दे तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उससे भाग जाए या तो उस अपराध को छिपाने के लिए 2 कदम उठाए, आगे बढ़े। तो उसने दूसरा वाला रास्ता अपनाया और उसने उस अपराध को जो उसने किया उसके ऊपर पानी फेरने के लिए कुछ स्टेप्स अपनाए, कुछ चीज़ें उसने की। सबसे पहले तो उसने उसको वो बाथरूम में लेकर के गया, उसने छोटे छोटे टुकड़े किए। ये कुछ वैसा ही केस है जैसे कि आपने तंदूर कांड वाला केस सुना होगा दिल्ली का। अगर नहीं सुना है तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आप आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर उसको भी कवर करूँ। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद अब दिक्कत ये थी ना, चूँकि 16 तारीख को ये सब चीज़ें हो गई थी, ज़्यादा समय उसके पास था नहीं, क्योंकि माधवी के माता पिता उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच थे। तो कॉल पे अगर बात नहीं होती थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। 16 से 17 तारीख आ चुकी थी, इन सब चीज़ों में वो काट पीट कर रहा था लगातार। अब ये भी खतरा था कि बॉडी में से कहीं स्मेल आने लगेगा तो आस पड़ोस वालों को पता चल जाएगा। उसने उस पीसेस को काट करके एक उसके घर में बड़ा सा कुकर था जो कि आप इस समय फोटो में देख रहे हो, उसी कुकर के अंदर इसने डाला। उसे इतनी चीज़ की समझ थी कि भाई अगर कुकर में मैं इस लाश के पीसेस को उबाल दूंगा तो ज़रूर इसमें से स्मेल आना तो बंद हो जाएगी। और यही चीज़ उसने की। उसने पीसेस को उबाला, उसके बाद जो हड्डियाँ बची उन हड्डियों के लिए वो बाहर से स्पेशल एक मिक्सी खरीद के लेकर आया था। उसके अंदर उसने उसका चूड़ा बनाया और उसको फिर वॉशरूम में ही बहा दिया, मतलब सैंड की तरह, रेत की तरह उस पूरे चूड़े को उसने बहाने का काम किया। अब उसने कुछ थैले लिए, बड़े बड़े थैले उसने लिए थे। उसने सोचा कि भाई अगर इस तरीके से मैं इस लाश को लेकर के जाऊंगा तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा शक होने लगेगा। तो इसीलिए उसने पहले उसको उबाला, उसके बाद जो हड्डी होती है उसका चूड़ा बनाया और उसको पॉलीथीन में लेकर के, जो लाश के टुकड़े थे, जो लोथड़े उसने उनको उबाले थे, उसको ले जा करके पास में एक झील थी, उस झील के अंदर क्या किया उसने, एक बोट ली, उस बोट के थ्रू वो उस झील के बीच में गया, मिडल में गया, सेंटर में गया, ताकि वो जो उन लाशों के टुकड़ों को फेंक रहा है वो किसी को मिले ना उसके बाद। तो इस तरीके से उसने पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया। और ये सब कहानी वो नरेट कर रहा है किसको,
पुलिस वालों को। अब जो पुलिस वाले ये सब कहानी सुन रहे हैं उनको अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके सामने एक इतना खुखार इंसान बैठा है जिसने अपनी बीवी का एक तो गले घोट करके उसका खून कर दिया, उसके बाद उसके टुकड़े किए, उसके लाशों को उबाला और उसके बाद उसको इस तरीके से डिस्पोज किया कि वो लाश और उसके टुकड़े कहीं पे मिलने को तैयार नहीं थे। अभी तक मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ, जब तक ये आप तक पहुंच रही है जिस तारीख तक, अभी तक इस केस से रिलेटेड माधवी की किसी भी शरीर का कोई भी अंग पुलिस के हाथ नहीं लगा है और अभी तक ये पता भी नहीं है कि गुरु ने क्या सही में उसका खून किया है। हाँ, उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन ना कोई गवाह है इस केस में, ना कोई सबूत है। अभी ज़रूर पुलिस जो है डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचेगी उसके घर पे और फॉरेंसिक टीम भी वहां पे जाएगी और सब चीज़ें पता की जाएंगी कि भाई कहाँ पे लाश को काटा, कहाँ पे क्या चीज़ें की, क्योंकि उसने अपने सास ससुर के आने से पहले इस तरीके से उसने घर को साफ कर दिया था कि वहां पे खून का एक भी स्टेन, एक भी दाग देखने को नहीं मिला था। पुलिस वाले खुद हैरान थे कि आखिर ये सब चीज़ें हुई तो हुई कैसे। अब चूंकि बहुत बड़ा ये इंसिडेंट है, पूरे हैदराबाद के अंदर, पूरे देश के अंदर इस समय सनसनी मची हुई है। इस तरीके के इंसिडेंट कहीं ना कहीं अब आज के समय में रेगुलर इंटरवल्स पे सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो कहानी देखते हैं लोग, जो इस तरीके के क्राइम स्टोरीज को देखते हैं, उनके बीच में ये सब चीज़ें अब नॉर्मल होने लगी हैं और जो कि कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक बात है हम सभी के लिए, क्योंकि जो भी क्रिमिनल्स अगर क्राइम करने से पहले एक भी पल ये नहीं सोच रहा कि उसका आउटकम क्या होगा या उसके साथ इसके बाद क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक बहुत बुरा संदेश देता है। आज के लिए ये कहानी यहीं तक, और इस कहानी को लेकर के आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए बिहाइंड द क्राइम बाय रवि को।